ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। तो स्टार्ट करते हैं आपका डोगे सजी का चैप्टर नंबर 3, एसेप्टिक टेक्निक्स और स्टेरिलाइजेशन। ठीक है ना। सबसे पहले आप डिकम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। डिकम्बिनेशन एम्स टू एलिमिनेट द रिड्यूस लेवल ऑफ वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अनवांटेड मटेरियल फॉर यूजेबल मेडिकल डिवाइसेस। सिंपल है, सफाई का, हाइजीन का दूसरा नाम है। ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको किल करना, ठीक है ना, उनको रिमूव करना मेडिकल डिवाइसेस से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। इधर एक कहानी लिखी हुई है, ठीक है ना, इस साइड पे। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अगर आप विदाउट क्लीनिंग आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे ना, तो आपका 300 मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। और इससे एक बंदे को हार्ट अटैक भी हुआ था भाई। उसने तकरीबन उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और विद कॉन्टेमिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए थे। और फिर वो उसके ब्लड में ऑर्गेनिज्म गया था, मतलब स्टेफ ऑरियस ही गया होना। तो उससे तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर ही सारा कुछ हार्ट अटैक हो गया था। ये चीज़ सारी इसमें लिखी हुई है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्लीनिंग है, ठीक है ना। क्लीनिंग इज रिमूव विजिबल ब्लड टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट पॉइजन्स और एंड डस्ट। ठीक है ना। ये आपने क्लीन करना है। ठीक है ना। इसमें क्लीन प्रिपेयर मेडिकल डिवाइस और डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व वार्म वाटर सॉल्वेंट यूजली डिटर्जेंट आप इसमें यूज़ करते हो। ठीक है। डिसइंफेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म विद एक्सेप्शन। डिसइंफेक्शन का ये मतलब होता है, ठीक है भाई, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, लेकिन विद एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर्स का मतलब होता है उनके अंडे। ठीक है ना। जो बैक्टीरिया के अंडे होते हैं ना आपके, जिनसे बैक्टीरिया आगे ग्रो करते हैं, आप उनको नहीं किल कर पाते, स्पोर्स को। और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर लेते हो, लेकिन उनकी जो आगे ग्रोथ होती है उनको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो उनके स्पोर्स से आगे ग्रो करेंगे ना। अगर उनके स्पोर्स नहीं किल होंगे तो नहीं होंगे वो, उनके लिए अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन एंड डिसइंफेक्शन लो रिड्यूस ओवरऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शन लो रिड्यूस द ओवरऑल नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द ट्यूबरकुलाई बैसिलस और बैक्टीरियल स्पोर्स। इंटरमीडिएट में किल ट्यूबरकल वायरस आपका किल हो जाता है, फंगाई भी किल हो जाता है, लेकिन आपके स्पोर्स रह जाते हैं। ठीक है ना। ये लो और इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन डिसइंफेक्शन की। और फिर हाई डिसइंफेक्शन में किल मोस्ट ऑफ द माइक्रोब एक्सेप्ट फॉर स्पोर्स। हाई में भी आपके माइक्रोब मारे जाते हैं, लेकिन आपके स्पोर्स रह जाते हैं। ठीक है। अब इनमें आप कौन से मटेरियल यूज़ करते हो, ठीक है ना। आप तकरीबन अल्कोहल यूज़ करते हो, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हो, और आप 2% ग्लूटाराल्डिहाइड साइड एक्सेस का नाम है, साइड वे पे आप वो यूज़ करते हो। ठीक है ना। वेजिटेटिव बैक्टीरिया में ये काम आता है। ठीक है। और आप फॉर्मेल्डिहाइड तकरीबन 50 सेंटीग्रेड पर आप उस इक्विपमेंट को रखते हो, फिर ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड देते हो। आप कुछ आपको आपका जो होता है बर्तन शर्तन जो भी आपके हथियार होते हैं वो आपके साफ़ हो जाते हैं। 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड आप यूज़ करते हो। ठीक है ना। ये आपके 30 to 60 सेकंड में आपकी सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। जो और बाकी जो फिजिकल एजेंट्स हैं, लो टेम्परेचर स्टीम आप दे सकते हो, बॉइलिंग वाटर आप 100 सेंटीग्रेड पे 5 मिनट्स में आप वो भी इफेक्टिव होता है। और स्टीम आप 73 सेंटीग्रेड टेम्परेचर विद 20 मिनट्स। ये आपको बेसिक टेम्परेचर आना चाहिए, उसकी मौसकी में पूछ सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन आपका प्रोसेस होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबायल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन जो होता है उसमें स्पोर्स बच जाते हैं। ठीक है ना। स्टेरिलाइजेशन में हर चीज़ खत्म हो जाता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, स्पोर हो, फंगाई हो, ईच एंड एवरीथिंग। ये इनमें फ़र्क होती है। अब आगे इनके प्रोसेस हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय द इरेडिएशन एट इंडस्ट्रियल लेवल, सिरिंजिंग कैथेटर्स इंटरवीन कैनुलस बाय यूजिंग गामा रेज। गामा रेज यूज़ होती है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। और जो होता है, जो होल गार्डन होता है, जो उनका वेस्ट होता है, उसको गामा रेज के अंडर और पास किया जाता है, और उसके बाद वो जो होते हैं फ्री विद माइक्रो बायो लाइफ्स हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन विद पैरासिटिक एसिड, ठीक है ना। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द स्पोर्स बैक्टीरियल वायरसेस। आप पैरासिटिक एसिड से भी करते हो। ठीक है ना। और टेम्परेचर वेपोराइज, ये आपका रूम टेम्परेचर पर ही होता है। ठीक है ना। वेपोराइज पैरासिटिक एसिड आप इंजेक्टेड कर रहे हो प्रेशराइज चैम्बर और रूम टेम्परेचर, और ये आप प्रेशर से ऊपर डालते हो, जो होता है वो जो आपका कॉटन होता है जिसमें आपके सारा कुछ वो पड़ा होता है। सिरिंजेस हो गई आपके, दूसरे जो वेस्ट हो गए, मटेरियल्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो जो होता है आपका जो बाकी जो इसमें होता है आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। जो अदर प्रोसेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथाइल ऑक्साइड, गामा रेज, ये इनमें आपको टेम्परेचर चाहिए होता है, हीट टेम्परेचर चाहिए होता है। इसमें आपको पैरासिटिक एसिड में आपको टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। ठीक है। तो मॉनिटरिंग और स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन इज मॉनिटर्ड बाय प्लेसिंग अ हीट सेंसिटिव स्ट्रिप पैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दे चेंज देयर कलर इफ रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द टेम्परेचर इज अचीव्ड। उनका कलर चेंज होता है अगर टेम्परेचर अचीव हो जाए। इसे आप मॉनिटर कर सकते हो। जब कलर नहीं चेंज होगा तो आपको, मेरे ख्याल में, आपका अभी टेम्परेचर अचीव नहीं होता। मोस्टली कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा या गोल्डन हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा।
मोस्टली स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक कलर होता है। अब सिल्वर कलर का है तो थोड़ा सा शाइनिश हो जाएगा, या इस तरह का इनका हर जो जो भी आप सॉल्वेंट यूज़ करते हो ना, या जो भी चीज़ यूज़ करते हो उसका अलग कलर होता है। तो इस तरह की चीज़ होती है। यार आगे चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपके कौन से ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ से होंगे। ऑब्जेक्ट में ड्रेसिंग मटेरियल और ग्लोव्स जो होते हैं वो आप कैसे साफ़ करते हो, वो स्टीम ऑटोक्लेव में प्रेशर दिया जाता है, स्टीम के थ्रू वो आपके साफ़ होते हैं। कैथीटर सिरिंजेस जो होती हैं वो आपकी गामा रेज़ होते हैं, वो ऊपर पता है। फाइन कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट जो भी ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉट एयर गामा रेज़ के थ्रू होती है। हीट सेंसिटिव मटेरियल प्लास्टिक वगैरह वो आप इथाइलिन ऑक्साइड के थ्रू इनको स्टेरिलाइज़ करते हो। एंडोस्कोप्स जो होते हैं वो आपकी प्रेसिटिक एसिड की रूम टेम्परेचर में, एंडोस्कोप्स आप वैसे सब रूम टेम्परेचर में करोगे तो आपकी 2 करोड़ की जो एंडोस्कोप्स होती हैं, जो डेढ़ 50-60 लाख की एंडोस्कोप भी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो होता है स्किन ऑफ पेशेंट्स, पायोडीन अल्कोहल जो स्किन होती है वो पायोडीन अल्कोहल डेटॉल से ही साफ करोगे, ठीक है ना। कौन सा आपने तेजाब से साफ करनी है, तेजाब से करोगे तो आपकी स्किन जल जाएगी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक आर्टरी फोर्सेप्स क्लैम्प्स, नीडल होल्डर, ये आपको स्टीम अंडर ये भी आपकी स्टीम्स में यूज होते हैं। थर्मोमीटर और स्टेथोस्कोप ये आप अल्कोहल से यूज करते हो। उम, और बेसिकली आपने क्लिनिक्स में भी देखा होगा, थर्मोमीटर एक अल्कोहलिक डंप होता है, उसके अंदर पड़ा होता है, और जब भी मुंह में डालते हो तो मुंह से निकालते हो, फिर उसे अल्कोहल डंप में आप डाल देते हो, वो आपका साथ होता है। रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट जो होते हैं वो आप फॉर्मेलिटी में यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सेप्सिस जो होता है, तो यार मोस्टली जो आगे कुछ टर्म्स दी गई हैं, ए सेप्सिस होती है ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया टू अनदर थिंग, ठीक है ना। एंटी सेप्सिस होती है बैक्टीरिया के खिलाफ, सच एज कुछ सोल्यूशन आप होते हैं एंटी सेप्सिस या यूज ऑफ सोल्यूशन सच एज क्लोरो एसिडिन आयोडीन और अल्कोहल और डिसइंफेक्शन ऑफ दिस। एंटीसेप्टिक्स होते हैं आपके जो केमिकल यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यूज ऑफ सॉल्यूशंस होता है। एंटीसेप्सिस एंटीसेप्टिक्स आपके केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज आते हैं, ठीक है ना। जैसे अल्कोहल हो गया, आयोडीन हो गई, क्लोक्साइड वो स्किन में भी हो सकता है, अदर थिंग में भी। तो और ये सबसे होता है रेफर्स टू द मेथड प्रिवेंटिंग ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाउंड और अदर एनासाइड, भाई ऐसी चीज़ को कंटेमिनेट करना वाउंड को जिससे भाई दूसरे बंदे को इन्फेक्शन हो सके। ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स आप बुक से कर लेना। फिर आगे पेशेंट को भाई प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। ये द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द सेप्सिस इन ऑपरेशन, ठीक है ना। क्योंकि इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो पेशेंट की प्रिपरेशन आपने करनी है। उसको पहले नहला देना, ठीक है ना। फिर उसको आप क्लीन थट या उसमें शिफ्ट करना है, शेविंग करनी है, अंडर शेव करनी है, ठीक है ना, क्योंकि बालों के थ्रू। फिर प्री ऑपरेटिव जो आपकी होती है पेंटिंग या एंटीसेप्टिक, जहाँ पे भी ऑपरेटिंग साइट होती है उसमें भी एंटीसेप्टिक आपने लगानी है, ठीक है ना। 10% सॉल्यूशन जो आयोडीन होता है वो आप लगाते हो, उससे तकरीबन बैक्टीरिया आपके मर जाते हैं। और फिर आप प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स भी यूज़ सकते हो जब आप एनेस्थीसिया उसको दे रहे होते हो, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। आगे प्रिपरेशन ऑफ सर्जन होती है, सर्जन कैसे प्रिपेयर हो, हैंड वॉशिंग करे, आप ग्लव्स पहनो, ठीक है ना। 15 to 60%, 70% ऑफ द ग्लव्स आर पंक्चर्ड ड्यूरिंग सर्जरी। 50 से 70% जो ये एक रेशियो होती है जो कि आपकी ग्लव्स आपकी सर्जरी के दौरान ख़राब हो जाते हैं। और तकरीबन 40,000 से ज़ायद ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके पिन होल के थ्रू 20 मिनट्स में आपकी ग्लव्स से स्किन के अंदर आपकी जा सकते हैं। तो इसमें आपका इन्फेक्शन रेट जो आपका क्लीन वाउंड से 1.7% टू 5.57% आपका इंक्रीज हो जाता है। तो मोस्टली जो सर्जन होते हैं उनको मेन रिस्क होता है इन्फेक्शन का, तो इस वजह से उन्होंने सारा कुछ ढाँप छाँप के रखा होता है खुद को। मास्क और हेयर ग्लव्स होते हैं, ये चीज़ें आप रेशियो याद रखें, ये उसकी में पूछी जाती हैं। और मास्क एंड रेगुलर डिस्पोजेबल स्टाइल मास्क एंड कैप्सूल्स आर एसेंशियल। सर्जिकल गाउन्स आप ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया आपको जो होता है उससे बचाता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले तो आप यार इसमें ये आपका जो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, आपका ये जो लिखा हुआ है प्रिपरेशन इन ऑपरेशन थिएटर, ये आपको बेसिकली डबल रूम एंट्रेंस होता है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली आपका हाइपर फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है ना, जिससे आपका वेंटिलेशन सिस्टम बना हुआ होता है। और इस के थ्रू आपके जो होते हैं ना वो स्पेशल किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, वो आपके लगे रहते हैं जो बैक्टीरियल को किल्स करते हैं, लेकिन वो एज अ ह्यूमनाइज जो होते हैं ना वो आपको नुकसानदेह नहीं देते। ठीक है ना। तो जो कि एज़ कंपेयर टू कोरोना वायरस में भी यूज़ होते थे। और ये चीज़ होती है। और उसकी ह्यूमिडिटी तकरीबन जो होती है टेम्परेचर 19 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक होता है। और जो आती है ह्यूमिडिटी 45 to 55% तक इसमें एडजस्टेबल की जाती है और लाइट्स में होती है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ें हैं। तो सर्जिकल टेक्निक्स है, पुअर टिश्यू हैंडलिंग इन एडिकेट हीमोस्टेसिस रिजल्ट इन डिवाइटलाइजेशन ऑफ टिश्यूज। अगर टिश्यू आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे तो उसमें नेक्रोसिस हो सकती है, आपको हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो आपको उससे बाउंड इन्फेक्शन का इंक्रीज है, ठीक है ना। तो सही हाई रिस्क पेशेंट, ठीक है ना,
हाई रिस्क पेशेंट में यही है, आपको थोड़ी ज़्यादा एहतियात करना, प्लास्टिक एप्रॉन पहनना, डिस्पोजेबल ग्राउंड और ड्रेप्स आपने एसेंशियल करने हैं, आपके वो सर्जरी के स्पेशल शूज़ होते हैं वो आपने लाजमी यूज़ करने हैं, ठीक है। और आपकी जो राउंड बॉडी नीडल शुड बी प्रेफर्ड ओवर कटिंग वन, ठीक है ना। राउंड बॉडी आपने नीडल जो वन टाइम यूज़ होते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट वही आपने यूज़ करने हैं, लाइक स्केपल्स और अदर डायथर्मी एंड सीजर शुड बी यूज फॉर डायसेक्शन, स्टेपलिंग डिवाइसेस आपने यूज़ करना है टू अवॉइड द यूज़ ऑफ नीडल्स, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो ऑपरेशन थिएटर शुड बी क्लीन आफ्टर डाइल्यूटेड हाइपोक्लोराइड, आपने बेसिकली ऑपरेशन थिएटर में जो हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है एज अ उसका स्प्रे कर दिया जाता है ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, क्योंकि वन टाइम अगर आप जिस्म खोलते हो ना तो उसमें आपका अगर आप खाली हाथ हो तो 40,000 बैक्टीरिया आपके हाथ पे आ जाते हैं। तो उसमें आपको इन्फेक्शन का तकरीबन 5.7 1.7 से 5.7% तक इन्फेक्शन का चांस होता है कि आपको भी सर्जन को भी वही बीमारी हो जाए जो कि पेशेंट को है। ये चीज़ होता है। Hepatitis B exposure in surgery. If surgeon is accidentally pricked by a needle which was used upon the patient who was positive hepatitis B surface, ठीक है ना। तो ये काम बड़ा ख़तरनाक होता है कि अगर हेपेटाइटिस बी है तो वो सर्जरी में जो नीडल यूज़ कर रहा है तो उसके हाथ में वो पड़ गई है तो उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर सर्जन वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको फ़ौरन बी इम्यूनोग्लोबुलिन HbA हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 2 डिफरेंट साइड पे उसको लगवानी पड़ेगी अगर उसे 7 दिन हो गए एक्सपोजर के। तो ये जो सर्जन इज वैक्सीनेटेड प्रीवियसली हिज हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन लेवल इज मोर देन, अगर उसका एंटीजन लेवल 10 मिलीलीटर वो से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो फिर आगे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। अगर 10 मिलीलीटर पर स्मॉल से कम है तो उसमें आपने एक्टिव वैक्सीन लगवानी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आज का चैप्टर इतना छोटा सा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो कल चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।